जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। अगर मित्रों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखना। हमारी बात चल रही थी 1769 के माधवराव के चौथे कर्नाटक अभियान की। जब से माधवराव पुणे से चला था और जब से उसने कर्नाटक सीमा में प्रवेश किया था, वहाँ से नागमंगल तक यानी तकरीबन 5 लाख राजस्व वाला इलाका मराठों ने छुड़वा लिया था। और जैसे ये लोग नागमंगल पहुंचे हैं तब से हैदर बंगलुरु भाग गया और बंगलुरु श्रीरंगपट्टनम ये अपने दोनों जो मुख्य ठाणे थे उसे मजबूत करने में लग गया था। हैदर को इस बार तो पक्का मालूम था कि अब की बार माधवराव सीधा नींव पे प्रहार करेगा। नींव यानी श्रीरंगपट्टनम में आके ही प्रहार करेगा, अन्य कोई माधवराव का मकसद नहीं है। मराठे उत्तर कर्नाटक में लगातार आगे बढ़ रहे थे। कर्नाटक की पूर्व दिशा के जंगलों में छिपते छिपाते हैदर और उसकी टुकड़ी मराठों का लगातार पीछा कर रही थी। तारीख थी 11 फरवरी 1769। मराठों ने उन्हें 2-3 बार चकमा देकर दाएं बाएं मुड़ने के बजाय सीधा बंगलुरु के पास भैरवगढ़ पे हमला बोल दिया। भैरवगढ़ की भी रोचक और वीरतापूर्ण कहानी है मित्रों, लेकिन अभी यहां हम आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी को भैरवगढ़ मराठों ने जीत लिया। इस भैरवगढ़ से क्वाइट ऑब्वियसली मोमिन भाग गए, लेकिन हैदर के फ्रेंच जो नौकरी करने वाले सैनिक थे ना, वो आखिर तक लड़ते रहे। सोचो, सही बोल रहा हूं ना मैं? इनका मैं बताऊं, इन मोमिनों का डीएनए ही सड़क छाप है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर 1769 के 27 फरवरी को मराठों के, जैसा मैंने पहले कहा था, अग्रपंक्ति में गोपालराव पटवर्धन की टुकड़ी थी। अब गोपालराव पटवर्धन की टुकड़ी रात को जंगलों में एक युद्ध शिविर लगा के वहीं बैठी थी। उस युद्ध शिविर में हैदर ने अचानक हमला बोल दिया। कर्नाटक में बुदहाल के गांव के पास ये घटना का उल्लेख स्वयं गोपालराव ने इस प्रकार किया है। गोपालराव कहता है, हैदर अली 6/28 सवाली रविवार अमावस के दिन अपने 12 से 13 हजार गार्दी यानी अफगानी नौकर, भाड़ोत्री नौकर, मिशनरीज जिसे कहते हैं, 12-13 हजार गार्दी और 4,000 कर्नाटक की, जिसमें शायद धर्मांतरित हिंदू और 5-10% हिंदू भी शामिल होंगे। ये मेरा कयास है, गोपालराव नहीं लिख रहा है। गोपालराव कह रहा है 4,000 कर्नाटक की। अब इतनी बड़ी फौज 25 तोपों के साथ लेके हैदर ने शिविर पे हमला बोल दिया। मध्य रात्रि से 1 घटिका के बाद गोट के बाहर खड़े होकर तोप गोले और तीरों का वर्षाव उसने शुरू किया, हैदर ने शुरू किया। पहले गोले की आवाज से हम सतर्क हुए, गोपालराव सतर्क हुए। बिना जिन डाले घोड़े पे तुरंत सवार हो गए। आगे 2-3 घटिका हम तोप गोले और तीरों का वर्षाव झेलते शिविर के पास ही रहे। सूर्योदय के बाद भी 2 घटिका वर्षाव रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जल्द ही लगातार 4-4.5 घटिका लड़के हैदर की तोपें ठंडी पड़ गई। तब तक हमारे माना जी अपने 300 मावड़ाओं को लेके बाइयों से जंगल में घुस गए, ताकि उनकी दाईं और
जो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी थी वहाँ पे हमला किया जाए। तोपखाना इसका मतलब मित्रों दाईं तरफ होगा हैदर के। मानाजी और उसके टुकड़ी ने अचानक हैदर के फौज को बीच में दो फाड़ कर दिया और हमला करते वो विद्युत गति से हमारी ओर बढ़ गए। आगे बढ़े, हम भी बाईं ओर से आगे बढ़े और आगे बढ़ के सामने हैदर के सारे तीर कमान चलाने वालों को मौत के घाट उतारा। गार्दी ज्यादातर तोपखाने के पास थे। अचानक किए गए हमले इसमें गार्दी तितर बितर हो गए और जंगल की तरफ भाग गए। श्री कृपा और स्वामी की कृपा ही है कि हैदर अली भी उनके साथ भाग गया। मित्रों, मोटा मोटी कहा जाए तो 4-5 घंटे का ये हमला लगता है, लेकिन पहले जो उनका हैदर का जो असला था, युद्ध सामग्री थी, तोप गोले यानी बाण वगैरह वगैरह, वो खत्म होने का इंतजार गोपाल राव ने किया होगा। लेकिन मुख्य काम यहाँ लगता है मानाजी ने किया, जो छुपके से जंगलों में घुस गया और उनकी टुकड़ी हैदर के पीछे जाके रुक गई। हर हर महादेव का उद्घोष करके बाण छूटता है, वैसे विद्युत गति से ये मानाजी की फौज हैदर सैन्य के बराबर बीच में घुसी होगी और दोनों तरफ तबाही करते लड़ते झगड़ते सामने वाले गोविंद राव से जुड़ गई होंगी। मित्रों, ये विलक्षण साहस, वो आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पे जो पूर्ण विश्वास मराठों ने दिखाया है, लगभग 3 गुना ज्यादा हैदर की फौज को उन्होंने अस्ता व्यस्त कर दिया, तितर बितर कर दिया। मित्रों, अब हमें ये लगता है कि यार ये तो बहुत सामान्य घटना है, हमारे भारतवर्ष में तो ऐसी पता नहीं कितने हजार छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती आई हैं। मित्रों, मैं ये विषय इसलिए छेड़ रहा हूँ कि ये सभी हजार लाखों लड़ाइयों के बीच का एक समान धागा भी है, और वो धागा है राष्ट्रभक्ति, स्वामी निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और अपने मातृभूमि से प्यार। हमारे लाखों अनाम वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि का जो रक्षण किया है ना, उसका ये मूर्तिमंत उदाहरण मुझे लगा, इसके लिए मैंने ये बात छेड़ दी। अब ये तो मालूम है कि सामने वाली जो हैदर की फौज थी वो तकरीबन कितनी, ये 12 और ये 4, 16-17 हजार की फौज थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें जो भगदड़ हुई ना, उसका कारण वो भाड़ोत्री मात्र पैसों के लिए नौकरी करने वाले गार्दी जो थे ना, और उनके साथ 4000 मोमिन थे। अब क्या कहा जा सकता है, इसलिए भगदड़ मच गई होंगी। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म के पीछे अगर कोई मकसद नहीं हो, लक्ष्य नहीं हो, तो कर्म का फल मिलना मुश्किल हो जाता है। वो पहाड़ियों में बकरवाल देखा है आपने? बकरवाल के पास 1 या 2 कुत्ते सिर्फ होते हैं और बकरियां 2 से 5 हजार होती है, लेकिन वो 2 कुत्ते सारे बकरियों को संचालित कर पाते हैं। अगर बकरियों को मुड़ना है तो मोड़ पे एक कुत्ता खड़ा रहता है, बकरियां बस मुड़ जाती हैं और फिर दूसरे कुत्ते ने दिखाए, उसने निर्देशित किए रास्ते पे चल पड़ती हैं। मुझे तो लगता है इसका कारण सीधा साधा है, दोनों का लक्ष्य अलग है। बकरियों का आज का लक्ष्य है पेट पूजा, वो बस उस पे ध्यान देती हैं। कुत्ते का लक्ष्य है बकरियों को संचालित करना, वो दिन भर वही काम करता है। ये गार्दी और मोमिन की जात है ना, ये बकरियां जैसी होती हैं।
ये राष्ट्रनिष्ठा, स्वधर्म, स्वदेश इनके प्रति श्रद्धा हो, उनका तो रहता नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा हो तो भाई हमारे पूज्य आदरणीय शैतान सिंह जी जैसा पुण्यात्मा अमर होता है। अब्दुल वाहिद पैटर्न रणगाड़े के सामने उड़ा भी देता है खुद को। मेजर उस्मान, कश्मीर बचाने में जिस मेजर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इन जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वीर अपनी वीरोचित गाथा आने वाली जो पीढ़ी है ना हमारे स्वकीयों की, उनके सामने लिख के एक आदर्श खड़ा कर देते हैं इतना निश्चित। अब ये विलक्षण दुर्भाग्य है मित्रों कि यहाँ वो जो माना जी है 300 मावड़ों के साथ जंगल में जाने वाला, उसका पुराना या बाद में कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता, कोई संदर्भ नहीं मिलता कि भाई उसका उपनाम क्या था, उसके गांव का नाम क्या था, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा कि ऐसे अरबों वीर माँ भारती के लिए अंतिम क्षण तक इन्होंने अपना खून बहाया है। साला वो जनरल कुटे, पता है ना, मैंने लास्ट एपिसोड में कुटी या कुटे KOOTE कुटी कहो, तो वो जनरल कुटे ने, आपको पता है कि पौंडीचेरी में फ्रेंचों को हराया और उन कुटी के सामने उन्होंने शरणागति पद स्वीकार ली। ठीक है, लेकिन आज ब्रिटेन में उस कुटे का भव्य स्मारक है। 100 एकड़ में फैला है ये स्मारक, 100 एकड़ में। मित्रों, बात 100 एकड़ की नहीं है, बात है उचित सम्मान देने की। हमारे यहाँ तो 7.5 लाख के आसपास भारतवर्ष में गांव हैं। अगर देहातों की जमीन आवंटित करनी लगे पड़ी ना, तो मेरे ख्याल से सारे 7.5 लाख गांवों में 200-500 एकड़ जमीन आवंटित करनी पड़ेगी सिर्फ स्मारकों के लिए। आपको क्या लगता है, ऐसे ही कोई देश और भारत जैसा बड़ा देश इतने सालों से, हजारों सालों से एकजुट कैसे रहता होगा? एकजुट कैसे रह पाता होगा? भाइयों, आज आप देखो हर 50 और 100 साल में आपने देखा होगा, 1,500 साल से मैं बोल रहा हूँ, हर 50-100 साल में विश्व में सारे जितने भी ये स्टेट्स खड़े हुए हैं ना, उनकी सीमाएं बदलती रही हैं, हर एक की। हम आज भी हजारों साल से एकजुट राष्ट्र है, हम एक संघ नहीं हैं जो अधेड़ बोलता है। अनादिकाल से माँ भारती की ये पुण्य भूमि असेतु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका, यही भारत भूमि है। पुण्य भूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृता। जो ये पुण्य भूमि को आदर करता है, जो ये पुण्य भूमि को अपनी पितृभूमि मानता है, वो हिंदू इस माँ भारती का बेटा है, और यही है माँ भारती की सीमाएं। माँ भारती को पूजने वाला, अपने पिता समान महापुरुषों के नक्शे कदम पे चलने वाला हिंदू है। धन्य है मेरी भारत माँ। वंदे मातरम।